आप सभी लोगों को क्रांति का अधिकार मिल गया। कहां से आया? बोलिए। वेयर आर द ओरिजिन ऑफ राइट टू रिवोल्यूशन इन हॉब्स पॉलिटिकल थॉट? आप जब समझौता करके अपने सभी अधिकार राजा या व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दे देता है, तो क्रांति करने का अधिकार उसके पास आता कहां से है? बस क्वेश्चन यही है। क्योंकि बिना पूर्ण अधिकार दिए समझौता होगा नहीं। अब बिना समझौता के राज्य की स्थापना होगी नहीं। अब बिना राज्य की स्थापना के व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा संभव नहीं। क्योंकि समझौते की शर्त ही यह है, हॉब्स कहता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि विचार आएगा, कहा जाता है हॉब्स को लेकर, पूरे हॉब्स के विचार को लेकर कहा जाता है कि मनुष्य कभी ऐसा था नहीं, या ऐतिहासिक आधार पर या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेस पर अगर हॉब्स के थॉट को एनालाइज किया जाए तो वो कई विचार हैं। ऐतिहासिक आधार पर हॉब्स के विचारों का क्रिटिसिज्म करते हैं, जिसमें सेबाइन भी है, हुड भी है। ये लोग कहते हैं कि मनुष्य कभी ऐसी अवस्था था ही नहीं, जैसा कि वो बता रहा है, युद्ध, संघर्ष, अराजकता, स्वार्थ से युक्त नहीं है। और अगर ये था, मैं भी कहता हूं कि नहीं था, मैं भी कहता हूं कि नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं प्रूफ कर रहा हूं। अब सुनिएगा, जैसे जैसे भौतिकता या आधुनिकता के युग में हम प्रवेश करते जा रहे हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर मानवता और नैतिकता का पतन होता जा रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारे अंदर भौतिकता और आधुनिकता या उदारीकरण नहीं था, वैसे वैसे हमारे अंदर मानवता और नैतिकता का पतन था। और ये चीज प्रूफ भी करता है, रूसो प्रूफ करता है कि विज्ञान और सभ्यता के विकास ने व्यक्ति को नैतिक रूप में भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए विज्ञान और सभ्यता को लेकर कहता है कि तुम सब कुछ ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वे चीज लौटा दो जो तुम मुझसे छीन लिए हो, क्योंकि मैं उसी में खुश हूं। दूसरी बात, आज के युग की अगर हम बात करते हैं, आज के युग की अगर स्थिति को देखते हैं, तो जैसे जैसे व्यक्ति के पास पैसे होते जा रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट, जैसे जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का जन्म होता जा रहा, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर मानवता और नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो कभी मनुष्य ऐसा था या नहीं था, यह सवाल नहीं था। क्योंकि हॉब्स के विचारों को लेकर हुड और सेबाइन ने जो क्रिटिसिज्म किया है ऐतिहासिक आधार पर कि मनुष्य कभी ऐसी अवस्था में था ही नहीं, जैसा कि हॉब्स ने बताया है, तो इसका जवाब जोन्स देता है। और जोन्स कहता है कि मनुष्य कभी ऐसी अवस्था में था या नहीं, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि प्रत्येक समाज की वह अवस्था हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के समान होगी, जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन हॉब्स ने किया है। और मैंने प्रूव किया था कि जब सत्ता नहीं होगी या सत्ता कमजोर होगी, तो ठीक वही स्थिति होगी जैसा हॉब्स ने डिफाइन किया है। जहां पर कानून नाम की कोई चीज थी ही नहीं, अपराधियों का वर्चस्व था। और उस वर्चस्व में अपराधी अपने व्यक्तिगत हितों को लेकर, अपने स्वार्थ को लेकर किसी भी व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि कल मैं जीवित रहूंगा या नहीं। इसलिए सवाल यह है कि बिना समझौते की शर्त के अनुसार राज्य की स्थापना होगी नहीं। और बिना राज्य की स्थापना के सत्ता की स्थापना नहीं होगी, कानून की स्थापना नहीं होगी। और जब सत्ता और कानून की स्थापना नहीं होगी, तब
व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा कैसे? इसीलिए वो व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि अगर राजा या शासक कोई ऐसा आदेश दे जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, तो व्यक्ति को राजा के विरुद्ध क्रांति या विद्रोह करने का अधिकार होगा। अब क्वेश्चन खड़ा क्या हो गया कि समझौते की शर्त के अनुसार या समझौते की शर्तों को अगर ले लिया जाए तो एक चीज साफ शब्दों में दिखाई पड़ती है कि समझौते की शर्त एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने सभी अधिकार उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को तभी दूंगा जब तुम भी अपने सभी अधिकार उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दे दोगे। तो दो चीजें निकलती है। समझौते की शर्त में राजा या राजकुमार तो है नहीं, राजा व्यक्ति या व्यक्ति समूह है नहीं, इसलिए समझौते की शर्तों से बंधा नहीं है। यानी शासक समझौते की शर्तों से बंधा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर शासक समझौते की शर्त से बच जाता तो कमजोर हो जाता और फिर वही स्थिति हो जाती उसका भय, क्योंकि उसे इस बात का हमेशा डर है, हमेशा वह भयभीत हुआ है कि अगर राजा या शासक के ऊपर हम कोई प्रतिबंध लगा देते हैं तो शासक कमजोर होगा और व्यक्ति पुनः उसी प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएगा जिस प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए वह आपस में समझौता करता है। तो क्वेश्चन सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था कि जब व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दे दिए हैं तो व्यक्ति के पास क्रांति का अधिकार आया कहां से? क्योंकि सब कुछ दे दिया। मैंने उस दिन कल कहा, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि गिव द ऑल राइट, यानी मीन्स हमारे पास 100 रुपए हैं और दूसरे व्यक्ति के पास 100 रुपए है तो दोनों के 100 रुपए बराबर हैं, तो अधिकारों के मामले में सभी व्यक्ति बराबर हैं। दूसरी बात कि समझौता व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से करता है, अपनी इच्छा से करता है, इसलिए इक्वलिटी एंड लिबर्टी प्रेजेंस इन नेचुरल स्टेट एंड नेचुरल स्टेट इज ए डेमोक्रेटिक स्टेज। तो कोई भी समाज लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक होगा। इक्वालिटी एंड लिबर्टी इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो अधिकारों के मामले में सभी लोग समान हैं, तभी तो कहता है कि मैं अपने सभी अधिकार, गिव द ऑल राइट, यानी हम सभी अधिकार तभी दूंगा जब तुम भी अपने सभी अधिकार दोगे। इसका मतलब कि अधिकारों के मामले में हर व्यक्ति एक दूसरे के क्या है, समान है। और समझौता व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए करता है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था आप लोगों से कि आप लोग खोजिएगा, पढ़िएगा किताब, कि जब सब अधिकार दे दिया तो व्यक्ति के पास क्रांति का अधिकार क्यों रखा, आया कहां से? अगर व्यक्ति के पास क्रांति का अधिकार रख लेता है, विरोध करने का अधिकार रख लेता है, तो क्वेश्चन तब खड़ा होगा कि मैं अपने सभी अधिकार, शब्द यूज नहीं होगा, मैं इस अधिकार को छोड़कर, सेंटेंस तब यह बनेगा कि मैं अपने क्रांति के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार देता हूं। और जब मैं अपने क्रांति के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार देता हूं तो राजा कमजोर होगा और व्यक्ति पुनः उसी प्राकृतिक अवस्था में लौटेगा जिस प्राकृतिक अवस्था से डरता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर भय बना हुआ है। हॉब्स मानव के दो प्रकार की इच्छा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दानवीय इच्छा, जिसमें लोभी, स्वार्थी, अहंकारी और पाशविक गुण होते हैं, तथा दूसरी इच्छा जो दिखने में अच्छा, लोकोपयोगी, दिखने में अच्छा, लोकोपयोगी लगती है, उसे हाब्स सद इच्छा कहता है। हाब्स का विचार था कि व्यक्ति शांति और आत्मरक्षा हेतु सद्गुण व्यवहार करता है, लेकिन इस व्यवहार के पीछे व्यक्ति का निजी स्वार्थ है। हॉब्स के मानव स्वभाव व्यक्ति के तमाम कार्य एवं व्यवहार स्वार्थ से प्रभावित है। ऑल एक्शन एंड बिहेव ऑफ पर्संस
ह्यूमन नेचर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फिशनेस। ठीक, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था, राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्ति जिस अवस्था में रहता था वह प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था ऐतिहासिक वास्तविकता पर आधारित न होकर मानव स्वभाव पर आधारित है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्राकृतिक अवस्था ऐतिहासिक वास्तविकता पर आधारित न होकर मानव स्वभाव पर आधारित है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के संबंध में यह विचार दिया कि जब व्यक्ति किसी ऐसी शक्ति के बिना रहते हैं जो उन सबको भयभीत रखती है, तब वह उस दशा में रहता है जिसे युद्ध कहते हैं। और यह ऐसा युद्ध है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक मनुष्य से युद्ध होता है। ऐसी स्थिति में कला, साहित्य, संस्कृति, उद्योग धंधे आदि का विकास नहीं होता। इस अवस्था में भयानक हिंसा एवं भय का वातावरण बना रहता है और मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित तथा जंगली और अल्प होता है। इस अवस्था में जीवन का नियम केवल वह है कि मनुष्य जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर ले, और जब तक उसे अपने पास रख सकता है तब तक रख ले। प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः अराजकता एवं असभ्यता की अवस्था है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, जंगल राज के समान है। व्यक्तिगत हित और आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आपने प्राकृतिक अवस्था जो युद्ध और अराजकता की है उसकी निम्न विशेषताओं को स्पष्ट किया। प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता का अभाव था। सही गलत का कोई विवेक नहीं होता। सभी मनुष्यों के कार्यों के पीछे केवल भावना की प्रबलता थी। इसलिए हिंसा और हत्या को वह ठीक समझता है। प्राकृतिक अवस्था में न्याय और अन्याय का अभाव है। सभी मनुष्यों के ऊपर शासन करने वाली कोई शक्ति नहीं होगी तब तक कोई कानून नहीं होगा। कानून शासन का आदेश है, और जब तक कानून नहीं होता है तब तक न्याय और अन्याय का विचार नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के गर्दन काटने के लिए तैयार बैठा है। जब तक किसी के पास शक्ति है तब तक उस वस्तु पर उसका अधिकार है। शक्ति न रहने पर प्राकृतिक अवस्था में मानव नियमता का पूर्ण अभाव था। पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहता है और उसकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। पैराग्राफ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, प्राकृतिक अवस्था में पाप और पुण्य वाली धारणा नहीं थी। पैराग्राफ चेंज कर दो। हॉब्स जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है उस अवस्था की आलोचना ऐतिहासिक आधार पर हुड और सेबाइन ने किया है, और यह विचार दिया है कि मनुष्य कभी भी इस प्रकार की अवस्था में था ही नहीं।
अतः हॉब्स का विचार केवल एक कोरी कल्पना है, लेकिन जोन्स ने विचार दिया कि मनुष्य कभी ऐसी अवस्था में था या नहीं, यह प्रश्न नहीं है, लेकिन शासन और सत्ता के अभाव में समाज की अवस्था का स्वरूप ठीक उसी प्रकार से होगा या दिखाई पड़ेगा जैसा हॉब्स ने वर्णन किया है। पैराग्राफ चेंज कर दो, हेडिंग डाल दो, प्राकृतिक कानून या नियम। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भय और आतंक के वातावरण में जीवन व्यतीत करता है एवं आतंकपूर्ण जीवन से निजात पाना चाहता है। ऐसी स्थिति में विवेक शांति के नियमों का सुझाव देता है। विवेक द्वारा खोजा गया शांति के नियम ही प्राकृतिक कानून या नियम है, जिसके आधार पर मनुष्य समझौता करता है और राज्य की स्थापना करके शांति की स्थापना करता है। प्रकृति का नियम एक उपदेश या सामान्य नियम है जो विवेक पर आधारित है, जिसके अनुसार मनुष्य जीवन को विनाश करने वाली वस्तुओं को त्याग देता है और जीवन की रक्षा करने वाली वस्तुओं को अपना लेता है। पैराग्राफ चेंज कर दो। हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन में 19 प्राकृतिक कानूनों का वर्णन किया है, लेकिन उसमें 3 प्रमुख है। पहला पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति को शांति की स्थापना करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को शांति और आत्मरक्षा के लिए अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, व्यक्ति को समझौते की शर्तों का पालन करना चाहिए। ठीक, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, प्राकृतिक अधिकार। 2 राष्ट्रों के बीच समझौता अगर होता है युद्ध को रोकने के लिए, तो दोनों के बीच युद्ध तभी रुकेगा जब दोनों समझौते की शर्तों का पालन करेंगे।